Sairam children. So 10th class, from last 2 days we are going to discuss about our fourth lesson, isn't it? So what is the fourth lesson? कण का अधिकारी. कल कुछ प्रश्नों के अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किए थे, है ना. तो आज देखेंगे. सो अगले की जो बिट है उसके ऊपर चले जाते हैं. सो यहाँ तक क्या हुआ है. सो पाठ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें. ये हो गया. ओके. निम्नलिखित भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ चुनकर लिखिए. सो यहाँ पर कुछ मीनिंग आए हुए जो हमारी कविता के पंक्तियों के अर्थ को स्पष्ट करने वाले कुछ अंश है यहाँ पर. तो उस अंश को पढ़कर वो अंश किस अनुच्छेद या किस पद्यांश से रिलेटेड है. इसके बारे में हमें क्या करना है, एक बार पढ़कर देखना है. ओके. पहले वाला देखिए. धरती और आकाश इसके सामने नतमस्तक होते हैं. धरती और आकाश इसके सामने नतमस्तक होते हैं. नतमस्तक, नत का अर्थ है फोरहेड, मस्तक होते हैं फोरहेड. नत का अर्थ है मस्तक का अर्थ है फोरहेड, नत का अर्थ है झुक जाना. ओके. जिसके सम्मुख धरती और आकाश इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं. तो ये अर्थ आने वाला अंश हमारे पद्यांश में कौन से हैं? इसके लिए हैं, देखिए. जिसने जल दिया है, हाँ. जिसके सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनीत नभतल है. ये दोनों पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है. ये पंक्तियाँ हैं. ओके. नेक्स्ट. प्रकृति से पहले परिश्रम करने वाले को सुख मिलना चाहिए. प्रकृति से पहले परिश्रम करने वालों को सुख मिलना चाहिए. प्रकृति में जितने भी संपदा है, नहीं तो मनुष्य का संपदा जो है वो किससे मिलना चाहिए? मनुष्य की संपदा के लिए पहले सभी लोगों को, जिसने श्रम किया है उसे क्या करना चाहिए? हमें सुख भोगने का अधिकार देना चाहिए. ये वाला अंश यहाँ पर क्या है, देखिए. विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. ये दो पंक्तियाँ उस भावार्थ के लिए रिलेटेड हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट ई वाला बिट है, ये अपठित पद्यांश. ये क्या है? अपठित पद्यांश. अपठित पद्यांश में क्या बताया गया है, देखिए. नीचे दिया गया पद्यांश पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हाँ. अपठित पद्यांश है. तो कौन सा है ये वाला पद्यांश? देखिए. कदम कदम बढ़ाए जा सफलता तू पाए जा. कदम कदम तू बढ़ाए जा सफलता तू पाए जा, है ना. कदम कदम का अर्थ क्या है? हर एक जो भी आप कदम लेते हो, नहीं तो निर्णय लेते हो, वो किस तरह होना चाहिए? भविष्य को उज्जवल बनाने लायक होना चाहिए. और इतना ही नहीं, सफलता प्राप्त होने जैसा होना चाहिए. उठाने जाने वाला कदम का अर्थ है टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स आवर सक्सेस. ओके. टेक अ स्टेप. कहाँ पर होना चाहिए? जब भी अगर कोई काम करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, नहीं तो कठिन से कठिन काम करते हैं, तो पहले हमारे आप में आत्मविश्वास होना चाहिए. हम में अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो काम मैं करने जाने वाला हूँ वो तो ज़रूरी बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो तो हमारे लिए नहीं, वो तो बिल्कुल उसमें मेरे लिए सफलता होती है. तो मैं उसे हासिल करके सफलता प्राप्त करना है. मुझे ये काम करके सफलता हासिल करना है. तो ऐसे मन में दृढ़ विश्वास लेकर आगे हम अगर हमारे कदम बढ़ाए तो सफलता हमारे कदम चूमती है, कह रहा है कवि यहाँ पर. ओके. और ये भाग्य है तुम्हारा तू कर्म से बनाए जा. ये भाग्य का अर्थ क्या है? फेथ. ये भाग्य तुम्हारा है ना. तो इसे कैसे बदल सकते हो? कर्म से बदल सकते हो. कर्म का अर्थ क्या है? करने जाने वाले कार्य या काम, है ना. अच्छा काम पाओगे तो तुम अच्छा नाम पाओगे, और जो तुम्हारी नसीब है उस नसीब को भी तुम बदल सकते हो, है ना. बहुत सारे कवि महान लोग ये साबित किए हैं कि अच्छे सुकार्य करके क्या कर सकते हैं? कर्म को बदल सकते हैं. कर्म से
भाग्य को बदल सकते हैं और दुनिया में सर्वप्रिय बनकर एक सफलता के मुकाम चूमकर सबके लिए उदाहरण लायक होते हैं, उदाहरण बनने लायक होते हैं। तो इस प्रकार की है। तो ये भाग्य है तुम्हारा, तुम कर्म से बदलते जाओ। तो तुम्हारी नसीब है। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे हिंदी समझ में नहीं आए, तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे सीखना है तो अच्छे अंक पाना है मुझे, इसलिए मुझे सभी विषयों को अच्छी तरह से अवगत करना है, आकलन करना है और साथ ही साथ उसको पढ़ाई में ध्यान देकर पढ़ना है। इस तरह मन में विश्वास रहना चाहिए और तुम उसी ओर से कदम उठाना चाहिए। तभी क्या हो सकती है, तुम्हें सफलता आसानी से मिल सकती है और तुम अपने भाग्य को खुद बदल सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, निगाहें रखो लक्ष्य पर। निगाहें रखो लक्ष्य पर। लक्ष्य का अर्थ है गोल, निगाह का अर्थ है नज़र, दृष्टि। ओके, सो तुम्हारी नज़र किस पर होना चाहिए, जो तुम्हें प्राप्त करना है, जो तुम्हें हासिल करना है उसे अच्छी तरह से प्राप्त करना है ना। सो उसे तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी ओर, अरे मुझे आगे के जीवन में डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें कौन सी पढ़ाई करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए। सो किससे मिल बैठकर उनके हमारे समस्याओं का नहीं तो हमारे लक्ष्य को हम हासिल करने के लिए किसकी सलाह मशवरा लेना चाहिए, ये सभी भी कहाँ पर होती हैं कि निगाहें रखो लक्ष्य पर। जब भी हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर रहती है तो आराम से हमारा जो समस्या का समाधान है वो मिल सकती है और आसान से हमारी कर्म की वजह से भाग्य को बदलकर सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और क्या है, देखिए, निगाहें रखो लक्ष्य पर। कठिन नहीं है ये सफ़र, कठिन नहीं है ये सफ़र। कठिन का अर्थ क्या है, हार्ड। कठिन अपोजिट सरल। ओके, कठिन अपोजिट सरल। कठिन नहीं है ये सफ़र। सफ़र का अर्थ है ट्रैवलिंग, ప్రయాణము, మార్గమును ప్రయాణించేటువంటి దారి లేదా ప్రయాణము. సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రావెలింగ్ యూ ఆర్ స్టార్టెడ్ towards to become a doctor or an engineer or a teacher or anything. So इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, निगाह पर, जो हमारे लक्ष्य है उस पर निगाह रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, साथ में वहाँ पर हमारे लक्ष्य साधना के लिए, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जिस राह पर हम चलते हैं, जिस समय पर नहीं तो जिस मार्ग पर हम चलते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारे मन में विश्वास हो और सफलता है, सफलता प्राप्त करके लक्ष्य प्राप्त के लिए सफल बनना है, ये विचार हमारे मन में रही हो तो कठिन नहीं रख सकता हमारा सफ़र जो है। माने डॉक्टर बनने की जो सपना, नहीं तो कोई इंजीनियर बनने की सपना जो होती है, वो सफ़र तो कभी भी आपको, अरे इतना पढ़ाई तो बेकार की है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत हार्ड है ऐसा करना, ऐसा फील नहीं होगा आपको। तो कहाँ पर होगा कि जब भी निगाह रखकर मन पसंद से दिल और दिमाग को काबू में रखकर पढ़ाई किए जाने तक लक्ष्य को प्राप्त करने की जो सफ़र होती है वो हमारे लिए सुखमय एवं शांतमय दिखती है। ओके, ये मुश्किल नहीं होता ये सफ़र, अरे ये तो आसान है, ऐसा पढ़ो। अध्यापकों के द्वारा जो बोलाया जाता है उसे पढ़ो और ध्यान रखो और तुम्हारी खुद की सोच को थोड़ा बहुत बदल कर आगे चलने से क्या होती है, तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। कर्म की वजह से तुम भाग्य बदल सकते हो और दूसरों के लिए उदाहरण बनने लायक रह सकते हो, है ना। देखिए, तो इस तरह की है, निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं है ये सफ़र। सफ़र का अर्थ है ट्रैवलिंग, प्रयाणमु, राइट। हाँ, तो ये जन्म है तुम्हारा, तुम सार्थक बनाए जा। कितनी अच्छी तरह से बोले, देखो, ये जन्म है तुम्हारा, बहुत ही कृपा की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से, पुण्य की वजह से तुम्हें क्या मिली है, मानव जन्म मिली है ना। भगवान की कृपा से मानव जन्म तुम्हें मिली है। तो ये जन्म तुम्हारा है, तो मानव का जन्म लिए हो तो कुछ न कुछ सार्थक, अच्छे अर्थ वाला, सार्थक कार्य करके तुम्हारे जीवन को, अरे ये आदमी तो इतना था कि अच्छा आदमी रहा था सभी के लिए, क्या किया है, परोपकारी है, अच्छा काम करता, बुराई की ओर नहीं जाता। इस तरह की नाम कमा के तुम रहना चाहिए। इसके लिए क्या कह रहा है, ये जन्म है तुम्हारा, तो सार्थक बनाए जा। तो मानव जन्म लिया है, इसके लिए एक अर्थपूर्ण जीवन जीकर सभी के लिए उदाहरण बनने लायक होना अत्यंत आवश्यक है।
ओके, सो इस तरह कह रहा है कवि। सो ये एक प्रकार की प्रेरणात्मक कविता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा तो कुछ लोग, सभी लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, तो उनमें जागृति लाने के लिए, उनमें प्रेरणा लाने के लिए बहुत सारे कविगण जो हैं, विप्लवकार जो हैं, वो इस तरह की प्रेरणात्मक रचनाओं से उनके दिल में स्वतंत्रता प्राप्त करने की झील उसमें पैदा करने के लिए इस तरह के कविताओं का संग्रहण किए हैं और कविताओं का लेखन भी यहाँ पर किया गया है। ओके, सो और नेक्स्ट क्या है, देखिए नीचे प्रश्न दिया गया है। अपठित पद्यांश पढ़ चुके हैं और उसका अर्थ मालूम हो गया, और नीचे प्रश्न है, उस प्रश्नों का उत्तर हमें देना चाहिए। तो क्या है, देखिए भैया, तो कवि के अनुसार सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। कवि यहाँ पर कुछ कहे हैं, तो कवि के अनुसार हमें सफलता किससे मिलती है, हमारी कर्म की वजह से मिलती है। कैसे मिलती है, कर्म की वजह से मिलती है। ओके, राइट। सो और नेक्स्ट हमारा सफ़र कब सरल बन सकता है। हमारा सफ़र कब सरल बन सकता है। कब सरल बन सकता है कि निगाहें लक्ष्य पर रखकर, है ना, निगाहें लक्ष्य पर रखकर हम हमारे कर्म से भाग्य बदलने से, है ना, कर्म से भाग्य बदलने से, सफलता की ओर कदम चलाने से क्या हो सकती है, लक्ष्य प्राप्ति की जो सफ़र है वो आसान दिखाई देती है। इट इज़ वेरी इजी टू रीच आवर डेस्टिनेशन, आवर डेस्टिनी। ओके, राइट। सो नेक्स्ट वन क्या है, इस कविता के लिए उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक का अर्थ है टाइटल ऑफ द पोएम। ओके, उचित का अर्थ क्या है, एलिजिबल। उचित का अर्थ है एलिजिबल और एबल, सूटेबल वी कैन से। ओके, सो सूटेबल टाइटल वी हैव टू गिव देम। व्हिच वन यू कैन गिव दिस, कम ऑन। सो कौन सा दे सकते हो आप, सोचिए एक बार। हाँ, आप ना एक काम कीजिए, मैं इसके लिए आपको एक वर्क दूंगी आपको। ओके, अपठित पद्यांश जो है मैं पढ़ के आपको सुनाई। नीचे 3 प्रश्न हैं, उस 3 प्रश्नों का उत्तर अपने अपने नज़र से, है ना, जो अच्छा लगे वो लिखकर मुझे भेजिएगा। ओके, वी विल चेक दैट आंसर्स एंड आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके, सो लेट बट आई विल गिव यू। ओके, सो शैल वी मूव फॉर नेक्स्ट बिट। राइट अम्मा। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। सृजन से जो हम पाठ पढ़े हैं उसे क्या करना चाहिए, सृजनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, हमारे भावों को व्यक्त करना चाहिए। इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति का अर्थ है रिवीलिंग। ओके, अभिव्यक्ति का अर्थ है रिवीलिंग। ओके, राइट। सो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मेहनत करने वालों को हमेशा आगे रखने का बात यहाँ पर कहा गया है कवि ने। तो इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग, क्यों कहा है, व्हाई, क्यों सभी के, सबसे पहले प्रकृति में सुख पाने का अधिकार क्यों श्रमिक को ही है, बाकी क्यों नहीं ले सकते, क्या वे दुष्ट हैं, क्या है। क्योंकि देखिए, काल्पनिक जगत को साकार बनने के लिए श्रमिक जो हैं दिन से दिन लेकर न दिन और न रात, या न दिन और या न रात, धूप नहीं, सर्दी नहीं, छाँव नहीं, भूखा पेट रहकर भी क्या कर सकता है, मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ कर लेता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि प्रकृति में सभी प्रकार के प्रकृति के सभी प्रकार के जितने भी संपदा हैं उससे प्राप्त सुख पाने का अधिकार, सुख पाने के लिए पहले किसको देना चाहिए, पहला हक और पहला पहली विधान जो है, पहला स्थान जो है वो किसे देना चाहिए, श्रमिक को ही देना चाहिए, है ना। इसलिए कह रहा है कवि। नेक्स्ट, कवि ने मजदूरों के अधिकारों का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। मजदूर का अर्थ है श्रमिक के ही कुछ अधिकार है। क्या है श्रमिक का अधिकार, यहाँ पर अच्छी तरह से बताए हैं क्या है। श्रमिक का भगवान से वरदान है कि मुझबल और श्रमजय, है ना, भगवान की कृपा से, भगवान की वरदान से क्या मिले हैं श्रमिक को, भुजबल और श्रम जल दिए हैं। ये उनका अधिकार है कि श्रम करना और पसीना ओढ़कर काम करना, पसीना छोड़कर काम करना उसका अधिकार है।
है ना। और काल्पनिक जगत को साकार रूप बनने के लिए सो वो हमेशा परिश्रम करता ही रहता है, वे नित्य परिश्रमी हैं, नित्य परिश्रमी हैं। तो इसके लिए सो यहाँ पर उनका अधिकार क्या है, प्रकृति से जो प्राप्त संपदा है उस सारी संपदा को भोगने का और सुखों को भोगने का पहला हकदार कौन है, श्रमिक ही हैं, है ना। ये उनका पहला अधिकार है। तो इनके श्रम के सामने, परिश्रम के सामने आसमान और धरती भी विनम्र होकर झुक जाकर अपनी उदारता और अपनी रेस्पेक्ट जो है, आदर जो है वो प्रकट करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने इस तरह उनके अधिकारों के बारे में चर्चा किया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। श्रम का महत्व पर निबंध लिखिए। अगर ये आ सकती है तो 5 अंक के शब्दों में आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको 9वीं में भी एक कहानी बताई मैंने, है ना, अभ्यास का महत्व बोल के, है ना। सो परिश्रम के वजह से क्या होती है, वरदराज नामक एक लड़का रहता है और उन्होंने बहुत ही पहले मंदबुद्धि रहता था, तो बाद में उसे ज्ञानोदय होता है कि परिश्रम करने से क्या हो सकती है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस विषय पर उन्होंने जो बताए हैं, जो किए हैं, इसे आराम से श्रम का महत्व पर वो क्या कर सकता है, आराम से अच्छा सा जीवन जी सकता है और आगे की जीवन में अच्छा सा महान साहित्यवेत्ता, साहित्यकार बनकर अपने आप को साबित करता है वरदराज, है ना। इसके बारे में हम 9वीं में भी चर्चा किए थे, तो इसको दोबारा नहीं रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आप ना इसे श्रम के महत्व पर निबंध लिखिए। अगर 5 अंक के लिए आए तो आप इस तरह का वरदराज का कहानी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 7 अंक के प्रश्न के लिए लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, तो तब क्या करना चाहिए आपको, पाठ का सारांश लिखना चाहिए, राइट। ओके, ये सभी अब मैं आपको बताई थी कि पुराने हिंदी के नोटबुक्स अपने सीनियर्स के लिए लीजिएगा बोल के, है ना। वो अच्छी तरह से इस लेसन के बाद इसको भी कॉपी कीजिएगा। उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो स्कूल रीओपन के बाद चर्चा करेंगे मिल बैठ कर, ओके, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नर समाज का भाग्य है वह श्रम और वह भुजबल है, जीवन का सफलता का मार्ग श्रम है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, ये तो सही है। समस्त यहाँ पर दुनिया में भगवान के द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी दुनिया की सृष्टि हुआ है ना। वहाँ पर हर एक प्राणी के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइजेशन, एक मुख्य रूप से उनको जो उनके लिए एलिजिबल है वो दिया गया है ना। पशु पक्षी अपने बातों को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विचित्र रूप से चिल्लाने का मौका दिया है, चिल्लाने की विधान उनको दिए हैं। और मानव को क्या बताया गया है, जो भी उनकी भावनाएं हैं उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोलचाल की भाषा दिए हैं, है ना। इसलिए और उतना ही नहीं, हम अपने आप को साबित करने के लिए और समाज में उन्नति और प्रगति लाने के लिए, मानव मेधा शक्ति में प्रगति लाने के लिए भी बुद्धि का विकास, बुद्धि दिए हैं, मानव सोचने का बुद्धि भगवान मानव को, है ना। तो ये सभी नर समाज का भाग्य क्या है, भुजबल और श्रम जल से, भुजाओं की बल माने काम करने की ताकत, और बुद्धि से पसीना ओढ़कर माने ज़्यादा परिश्रम करके क्या कर सकते हैं, जो हम नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके सर्वप्रिय बनने का श्रेय हमें मिल सकती है ना। और इतना ही नहीं, जीवन में सफलता के मार्ग पर चलना हो तो क्या करना चाहिए, मेहनत करना ज़रूरी है। ये विषय बहुत सारे कई महान लोगों ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा हमें साबित किए हैं, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे लोग हैं हमारे लिए उदाहरण लायक, झांसी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी रुद्रमदेवी, ये सभी भी क्या है, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत और परिश्रम करके, अपना सर्वस्व त्याग करके हमारे लिए मार्गदर्शक बने हैं। और वे अभी हमारे बीच में नहीं है, फिजिकली दे आर नॉट विद अस, मगर उनके काम और उनकी जो वीरता अब भी हम कहानियों के जरिए, है ना, कहानियों के जरिए उन्हें अब भी जीवित करके हम उनका नाम स्मरण ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह की है। और इस तरह मैं भी कवि के इस विचार से सहमत हूँ कि क्या सहमत है कि परिश्रम करने से, कर्म से भाग्य बदल सकता है। उतना ही नहीं, परिश्रम करने से नामुमकिन काम को मुमकिन करके सफलता बन सकते हैं, सर्वप्रिय बन सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बनने लायक हो जाएंगे। ओके, ये है इस प्रश्न का उत्तर, राइट।
सो सारांश वगैरह सब कुछ आपकी किताब में है, आप देख सकते हो आराम से, ओके, पढ़ सकते हो। अगर कुछ बात समझ में ना आए तो आप आराम से फ़ोन कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूँगी सभी को, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो पढ़ाई के विषय पर अगर ना समझ में आए तो बेझिझक पूछकर सो उस आपकी शंकाओं का निवृत्ति करना, सो नहीं तो दूर करना अत्यंत आवश्यक है, ओके। सो ये क्या है, हिंदी 10वीं तक पढ़ेंगे और आगे के चलकर सो फुर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कापी मार के चले जाएंगे, कोरोना बैच है, यूँ ही सभी को पास करेंगे, तो यूँ ही आधा नॉलेज लेकर तुम आगे की ज़िंदगी में गए तो भी तुम सफल नहीं बन सकते हो आप। इसलिए आप बच्चों सो जो भी आपके लिए सो अगर कठिन विषय हो तो आराम से सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, सो उनसे बात कर सकते हो। अगर आकर नहीं मिल सकते मगर फ़ोन करके पूछताछ करके सो आपकी संदेह जो है वो आराम से निवृत्ति कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट भाषा की बात है। सो भाषा की बात क्या है, सो कोष्टक में दी गई सूचनाएं पढ़िए और सो उसके अनुसार कीजिए, व्याकरणांश है ये, ओके। सो इसमें क्या है, देखिए पहला वन, जन, पृथ्वी, धन, पर्याय शब्द लिखिए। जन का पर्यायवाची शब्द क्या है, लोग, प्रजा, ओके। नेक्स्ट पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय शब्द धरा, भूमि, पुड़मी, वॉट एवर यू हैव टू राइट, ओके, यू नो दैट। धन, धन का अर्थ है पैसे, ओके, संपत्ति, संपदा, ओके, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। राइट देयर ओनली, ओके, in your textbook, either keep write in a notebook, okay, keep with you all things. So पाप, next second question, पाप, सुख, भाग्य, विलोम शब्द लिखिए। पाप का विलोम शब्द है पुण्य, सुख का विलोम शब्द है दुख, दूसरा भाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य, ओके, राइट। सो सुभाग्य, कुभाग्य ऐसे भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पर भाग्य है दुर्भाग्य लिखिए, चलेगा, राइट। नेक्स्ट जन जन कण कण, पुनरुक्त शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। पुनरुक्ति शब्द, एक शब्द बार बार दोहराएं, सो वही शब्द बार बार दोहराएं तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। आपको मालूम है ना, ये बताइए मैंने, पुनरुक्ति शब्द और युग्म शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा भी हम किए हैं कक्षा में, ओके, राइट। नेक्स्ट सो इनसे वाक्य प्रयोग करना चाहिए, क्या करोगे, जन जन कण कण, ओके। सो कौन सा करोगे, देखिए जन जन, श्रमिक दिन रात मेहनत करके समाज के जन जन में सुख प्रदान करता है, सुख फैलाता है, जन जन में सुख फैलाता है। कण कण, सो पूरे प्रकृति के हर एक कण कण का अधिकारी श्रमिक है, ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सो नेक्स्ट क्या है, मजदूर मेहनत करता है, वचन बदलिए, मजदूर मेहनत करता है। यहाँ पर ये वाक्य कौन से वचन में है, कोई बता सकते हो, कोई आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से वचन है, मजदूर मेहनत करता है, क्रिया अकारांत हुआ है, क्रिया अकारांत हुआ तो सो ये क्या है, पुंलिंग एकवचनीय वाक्य है, पुंलिंग एकवचनीय वाक्य है, ओके। नेक्स्ट सो इसको वचन बदलना है, तो एक वचन में है वाक्य दिया गया वाक्य, हम उसे क्या करना चाहिए, बहुवचन में बदलना चाहिए। तो बहुवचन क्या हो सकती है, मजदूर मेहनत करते हैं, हाई के ऊपर बिंदु, हाई के ऊपर बिंदु, तभी क्या होती है, सो क्रिया एकारांत हुआ है और हाई के ऊपर बिंदु है, ये हुआ बहुवचनीय वाक्य, ओके। नेक्स्ट सो मनुष्य, मजदूर, भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा, ये 8वीं में पढ़े हैं हम, संज्ञा के भेद और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। भाववाचक संज्ञा, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, नथिंग डिफरेंट लाइक दैट, वी कैन से द विशेषण, है ना। सो मनुष्य से भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मनुष्यता, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, राइट। नेक्स्ट मजदूर, मजदूर लेबर, मजदूर के द्वारा किया जाने वाला काम क्या है, मजदूरी, मजदूरी, ये भाववाचक संज्ञा है। सो यहाँ पर नीचे और एक कोटेशन है, कौन है, कार्लाइल, कार्लाइल कह रहा है, श्रम ईश्वर की उपासना है, श्रम ईश्वर की उपासना है। उपासना, उपासना का अर्थ क्या है, पूजने लायक, पूजा योग्य, ओके। ये किन्होंने कहा है, कार्लाइल कहा है, कार्लाइल, हाँ कार्लाइल कहा है,
कार्लाइल का कहना है कि सो क्या है, श्रम भगवान है, काम भगवान है। ये भी हमारे पूज्य बापूजी ने कहा है ना। सो इस तरह ये क्या हुआ है, सो ये हमारा अब तक ये भाषा की बात तक हो गया, और नेक्स्ट पीछे का परियोजना कार्य और कुछ भाषा की बात है, ये हम कल बताएंगे। ओके, आज तक तो यही क्लास काफ़ी है। साईं राम।